नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में जननांकीय परिदृश्य एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने जननांकीय परिदृश्य क्या होता है, इसका महत्व एवं मध्य प्रदेश में जननांकीय परिदृश्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जननांकीय परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में जननांकीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से तात्पर्य यह है कि पिछले दशकों में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसका पैटर्न ही क्या कहलाता है, प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, वो 1901 से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 1901 के बाद में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती चली गई थी, राइट, जो कि 1950 तक जिसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। और 1950 से लेकर 1971 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। उसके बाद में 1970 के बाद में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होना प्रारंभ हो गई और वर्तमान समय में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग कितनी है, 20.3% है। जैसे अगर हम देखें तो 2011 के अनुसार जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20.3 है। वहीं अगर हम यहाँ पर 2001 की बात करें तो वो कितनी थी, 24.34 थी, राइट। वहीं अगर हम 1990-91 की बात करते हैं तो उस समय पे भी जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो लगभग 27% के समथिंग थी। तो इस तरीके से सीधा कह सकते हैं कि 1901 के बाद में, राइट, जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी, यहाँ पर जो 1901 में जो समथिंग थी, यहाँ पर ऑन एवरेज कितनी थी, 9.6%। तो हम कह सकते हैं कि 1901 के बाद में या 1901 में जहां पर औसत जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 9.6% से बढ़कर धीरे धीरे 10%, 12%, इस तरीके से 1971 तक जो है मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद में जो है वो गिरावट का फेज शुरू हुआ है जो कि निरंतर जारी है, राइट। अगर हम इसको तथ्यात्मक जानकारी से समझें तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं हम उनको इन 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल हो जाएगा, राइट। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, फिर नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल, और चौथा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर घटने का काल। अब इनको हमने इन 4 भागों में क्यों वर्गीकृत किया है समझते हैं। अगर हम देखें तो 1901 से लेकर 1921 तक का जो समय था उसको अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 1901 से लेकर 1911 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो जनसंख्या वृद्धि दर थी 12.38, राइट। तो यहाँ पर 1901 से 1911 के बीच में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 12.38 थी। वहीं 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर में 2.4% की क्या हुई, कमी हुई। कहने का मतलब 1901 से 1911 में 12.38 की वृद्धि हुई और अगले दशक में जो है वो 2.4% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसीलिए इसे अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है, जिसमें औसत रूप से जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 9.98 रही है, राइट।
फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, अर्थात यह वह समय था जिसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। जैसे 1921 से लेकर 1931 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 10.21 थी। फिर अगला दशक 1931 से 41 के बीच में 12.6% जनसंख्या वृद्धि दर थी। फिर 41 से 51 के बीच में 8.3% की दर से जनसंख्या बढ़ी। अर्थात इस समय में 1921 से लेकर 1951 में लगातार ग्रेजुअली जो है जनसंख्या बढ़ी है। वहीं अगर हम देखें तो अगला जो हो जाएगा 1951 से लेकर 1971 का जो समय है, इसको तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर का क्या कहते हैं, काल कहते हैं, क्योंकि इस समय में जो है जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। जैसे 1961 से लेकर 1971 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 29.28%, राइट। तो बहुत ही तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ी है। फिर 1971 के बाद में जनसंख्या वृद्धि दर में पुनः क्या है, कमी होना प्रारंभ हो गई है, इसीलिए इसको जनसंख्या वृद्धि दर का घटने का काल कहते हैं, राइट, जो कि 1971 के बाद से वर्तमान समय में भी जारी है। जैसे 1971 से 81 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 29.28% से घटकर कितनी बची, 27.10% बची। और फिर अगले वर्षों में, अगले 10 वर्षों में थोड़ी कम। वहीं अगर हम देखें तो 2001 में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 24.34% थी, राइट। फिर 2011 में और घटकर कितनी हो गई, 20.3% हो गई। अर्थात 1971 के बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है, और ये मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्तियां थी, राइट। अब अगला हम टॉपिक समझते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, राइट। ये भी एग्जाम्स में हो सकता है, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है या 11 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के वही सामान्य कारण हैं जो संपूर्ण देश में पाए जाते हैं, और उन कारणों को हम सामाजिक कारण में, राइट, आर्थिक कारण में, जननांकीय कारणों में या अन्य कारणों में विभाजित कर सकते हैं, और जिसे आप भली भांति जानते हैं। तो सामाजिक कारण में पहला हो जाएगा यहाँ पर पुत्र चाह हो जाएगा, राइट। भारतीय समाज पितृत्मक समाज है या पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर पुत्र की चाह जो है वो अनिवार्य होती है। समाज में पुत्र का महत्व पुत्री से कहीं अधिक होता है, राइट। जो हमारा समाज है उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो स्वर्ग लोक जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पुत्र होता है वही क्या करता है कि एक तरीके से पुत्र ही अंतिम संस्कार या उनको मोक्ष दिलाने के लिए उत्तरदायी होता है, वही पुत्री जो है वो मोक्ष नहीं दिला पाएगी। इस वजह से पहली चीज तो ये हो जाएगी कि जो पुत्र है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। वहीं दूसरी चीज है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जो बूढ़े माँ बाप रहते हैं वो लड़की के साथ में रहते हैं, वो लड़की के घर अर्थात लड़की के ससुराल में जाकर नहीं रह सकते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, राइट। तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण, राइट, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की आवश्यकता, राइट, फिर घर की सुरक्षा के लिए पुत्र की आवश्यकता, फिर बुढ़ापे के सहारे के रूप में भी पुत्र की चाह, इन सब कारणों से जो है वो पुत्र चाह जो है वो प्रबल होती है। और इसी वजह से जब शुरुआती संतानें लड़कियां होती हैं तो ना चाहते हुए भी जो है वो 3-4 लड़कियों के बावजूद जब तक 1 या 2 पुत्र प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक जो है वो परिवार नियोजन नहीं अपनाते हैं। इस वजह से कई बार एक पेरेंट्स को या माता पिता को 3-4 या 4 या 5 जो है वो लड़के लड़कियां हो जाते हैं। दूसरा हो जाएगा कम उम्र में विवाह हो जाएगा, राइट।
हमारे देश में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ से ही चली आ रही है, राइट। और कम उम्र में विवाह जो है वो आम बात है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण जलवायु है, इसीलिए कम उम्र में परिपक्वता भी आ जाती है। इसीलिए जो यूरोपियन देश हैं उन देशों की तुलना में हमारे देश में कम उम्र में ही परिपक्वता आ जाती है और कम उम्र में विवाह और कर दिया जाता है, जिससे जो प्रजनन काल होता है वो 15 से लेकर 25 या 30 वर्ष के बीच में होता है। और जितनी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, प्रजनन काल अधिक होने की वजह से भी तथा जो गर्भ निरोधक जो साधन है उनका उपयोग ना होने की वजह से भी क्या होता है, अधिक जो है बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा एवं क्या हो जाएगा, ज्ञान का अभाव हो जाएगा, राइट। अब शिक्षा के अभाव में ही ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास चलता है, प्राचीन मान्यताएं चलती हैं। उन मान्यताओं में जो है पुत्र चाह प्रबल होती है, राइट। पुत्री को पूर्व जन्मों का बोझ माना जाता है या पूर्व जन्मों का पाप माना जाता है। इसीलिए इसके साथ ही ये मान्यता है कि लड़कियां जो हैं वो ये काम नहीं कर सकती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर अपनी अज्ञानता के कारण एवं शिक्षा के कारण एक तो पुत्र चाह प्रबल होती है, राइट। वहीं दूसरी चीज ज्ञान के अभाव के कारण जो गर्भ निरोधक साधन होते हैं उन साधनों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। इसके साथ ही भविष्य में उन संतानों को पालन पोषण करने में कितना खर्च होता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं होती है, राइट। कुल मिलाकर यह कि परिवार नियोजन का अभाव पाया जाता है और उसका ज्ञान भी नहीं होता है, जिससे भी जनसंख्या बढ़ती है। फिर अगला हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, राइट। यूरोपियन जैसे देशों में या जो विकसित देश हैं उन देशों में इंश्योरेंस बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्य करता है। इसीलिए जो विकसित देश हैं वहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास में अपने जो है वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास में धन संपत्ति होती है। लेकिन हमारे देश में जो संपत्ति है या इंश्योरेंस नहीं होता है, इसीलिए माँ बाप अपनी संतानों पर ही निर्भर होते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी, राइट, बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए या बुढ़ापे में अपनी सुरक्षा के लिए भी जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाता है ताकि उनका भरण पोषण जो है वो हो सके, राइट। और इसके साथ ही उनका परिवार भी अधिक मेंबर होंगे तो अधिक सुरक्षा होगी। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से भी ये होता है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर भाग्यवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। हमारे देश में माना जाता है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, राइट। जितने भी बच्चे हैं वो भाग्य से ही पैदा होंगे और वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि हमारे देश में परिवार नियोजन नहीं किया जाता है। एक बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना पड़ेगा, उनके पास में कितनी संपत्ति है, राइट, इसका गुणा भाग या एक तरीके से प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं होता है। बस भाग्य को स्वीकार करते हुए जो है वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार की प्रथा हो जाएगी। संयुक्त परिवार की प्रथा होने की वजह से जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण दादा दादी नाना नानी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो नव विवाहित होते हैं वो बच्चों के जो पालन पोषण में जो कठिनाइयाँ होती हैं, कितना खर्चा होता है, राइट, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसीलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इस वजह से भी जो है संयुक्त परिवार प्रथा है उसकी वजह से भी जो है वो जनसंख्या बढ़ती है। फिर वहीं क्या हो जाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस वजह से जो मृत्यु दर है वो तो कम होती ही है, इसके साथ ही जो मातृ मृत्यु दर है एवं शिशु मृत्यु दर है उसमें भी बहुत ही कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भी अनुपातिक रूप से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है, राइट। तो ये थे सामाजिक कारण। अब दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर आर्थिक कारण हो जाएगा। आर्थिक कारण में सबसे पहला हो जाएगा स्त्रियों की आर्थिक क्या हो जाएगी, पराधीनता हो जाएगी, राइट। हमारे समाज में
स्त्रियां जो है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है और स्त्रियों को जो है पुरुषों के अधीन माना जाता है। अर्थात पूरे समाज में ये ख्याति है कि पुरुष कमाता है और महिलाएं घर का काम चलाती हैं, राइट। इस वजह से भी अगर पहली जो 2 संतान है अगर वो पुत्रियां हैं, तब भी जो माता पिता हैं वो हमेशा पुत्र चाहत रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पुत्र ही जो है परिवार के लिए धन कमाएगा और वहीं जो पुत्रियां हैं वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी। इस तरीके से ये जो विचारधारा है कि स्त्रियां पुरुषों के पराधीन होती हैं, इस वजह से भी जो है स्त्रियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और ना ही जो है महिलाओं को शिक्षा या स्वास्थ्य पर उनका ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से भी जो है जनसंख्या बढ़ती है, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा निरोधक उपायों का क्या हो जाएगा, कम प्रयोग हो जाएगा, राइट। हमारे देश में पहले से ही निम्न प्रति व्यक्ति जो है आय होती है। इसके साथ ही अगर एक तो शिक्षा ज्ञान का अभाव होता है और कई बार ज्ञान का अभाव होने के साथ ही जो निरोधक उपाय होते हैं वो उनका जो खर्चा है वो निम्न परिवार अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। इस वजह से कई बार जानकारी का अभाव नहीं होता और कई बार आर्थिक तंगी की वजह से जो है निरोधक उपाय भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में नहीं उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है जनसंख्या बढ़ती है, राइट। और तीसरा हो जाएगा प्रवास या क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, राइट। रोजगार के अवसर में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो है जनसंख्या बड़ी मात्रा में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की ओर माइग्रेट होती है। इस वजह से भी मध्य प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जननांग के कारण हो जाएगा, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, जन्म दर हो जाएगा, राइट। मध्य प्रदेश में समय के बढ़ने के साथ ही जो है वो जन्म दर भी क्या है, बढ़ रही है, राइट। शुरुआत में बढ़ी थी और वर्तमान समय में घट रही है। जैसे अगर हम देखें तो 1951 में जो जन्म दर थी वो थी 45.1, राइट। और 1951 से लगातार जो है जन्म दर भी घट रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी क्या है, घट रही है, राइट। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या, जो जन्म दर है वो है 21.4%। तो एक तरीके से 21.4% जन्म दर है, ये अभी भी अधिक है और इतनी अधिक जन्म दर होने की वजह से भी मध्य प्रदेश की जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है। तो 1951 से पहले जो जन्म दर था वो अधिक थी, 1951 में 45.1 प्रति हजार ये जन्म दर थी, जो कि 2011 में 21.4 जो है प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ पर हजार हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश की जो है वो जन्म दर है, जो कि अभी भी अधिक है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है, राइट। दूसरी चीज हो जाएगी यहाँ पर मृत्यु दर में कमी, राइट। जैसे जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ही मृत्यु दर में भी कमी हो रही है, राइट। अगर हम 1951 में मृत्यु दर देखें, राइट, तो 1951 से लगातार घटकर कितनी हो गई है, 8 हो गई है, जो कि राष्ट्रीय जो मृत्यु दर है 7, उससे भी ये क्या हो गई है, कम हो चुकी है। तो इस तरीके से 1971 के बाद से भी चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होने की वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। तो एक और जन्म दर क्या है, बढ़ रही है, मृत्यु दर क्या है, घट रही है। और कल मैंने आपको बताया था कि जब जन्म दर लगभग मृत्यु दर के बराबर होती है तो उस देश की जो जनसंख्या है वो स्थिर जनसंख्या हो जाती है, क्योंकि जितना वर्थ होता है उतनी ही डेथ होती है, इसीलिए जो पॉपुलेशन वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश तथा भारत में जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर क्या है, निम्न हो चुकी है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। और वैसे ही क्या हो जाएगा, नैसर्गिक वृद्धि दर हो जाएगी। नैसर्गिक वृद्धि दर में भी हमें पता है कि जो जन्म दर है वो बढ़ी है और जो मृत्यु दर है वो क्या हुई है,
कम हुई है। इस वजह से भी मध्य प्रदेश की जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। राइट, तो ये थे मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण। राइट, और अगर हम इसको वर्तमान समय में देखें तो और भी ऐसे कई कारण होते हैं जो जनसंख्या बढ़ावे को जो है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। राइट, अब हम तीसरा समझते हैं हमारे मध्य प्रदेश में व्यवसायिक संरचना या फिर कार्यशील जनसंख्या। राइट, तो ये भी एक जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। राइट, तो कार्यशील जनसंख्या क्या होती है या व्यवसायिक संरचना क्या होती है। राइट, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने यूनिट 1 में बेरोजगारी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और वहां पर भी मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बताया था। किसी भी राज्य देश की जो जनसंख्या होती है, इस जनसंख्या को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सी जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है, और दूसरी होती है आश्रित जनसंख्या। राइट, अब कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, देखिए जनसंख्या का वह भाग जो किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है या किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है, उस भाग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। चाहे वह जनसंख्या अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से या तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हो, कुल मिलाकर यदि वह उत्पादन में अपना योगदान दे रही है तो उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। राइट, वहीं जो जनसंख्या उत्पादक ना होकर या उत्पादन में अपना महत्व नहीं देती है बल्कि अपने खर्चे के लिए भी अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और आश्रित जनसंख्या में 3 आ जाते हैं। एक तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर बच्चे। राइट, 0 to क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और हमारे देश में जो शिक्षा का प्रावधान है उसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना होगा, अर्थात वह अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने माता पिता या अपने गार्जियन पर निर्भर होता है। वहीं फिर क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। राइट, 60+। राइट, तो ये 60+ वाली जो जनसंख्या होती है ये रिटायरमेंट की एज होती है, जिसके बाद में ये भी अपनी स्वास्थ्य या देखभाल के लिए आश्रित होते हैं। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा एक तरीके से हम कह सकते हैं रोगी या अस्वस्थ जनसंख्या। राइट, ये जो अस्वस्थ जनसंख्या होती है या फिर जो ज़्यादा ही विकलांग है, वो जो अपने दैनिक कार्यों को या अपने उत्पादन कार्य करने में असमर्थ है, तो ये यहाँ पर आश्रित जनसंख्या हो जाएगी। अब किसी भी देश में जितनी अधिक कार्यशील जनसंख्या होगी उतना ही अधिक उस देश में आर्थिक विकास होगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कार्यशील जनसंख्या है, सबसे पहली चीज तो मध्य प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है 3,15,74,133, अर्थात मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 43.5% क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। कितना है, 43.5% है, ये मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या है। और इस जनसंख्या में से भी पुरुषों का जो है प्रतिशत महिलाओं की तुलना में क्या है, अधिक है। तो कुल जनसंख्या का 43.5% जो है कार्यशील जनसंख्या है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जो है वो अधिक मात्रा में पुरुष जो है वो कार्यशील है। वहीं अगर हम क्षेत्र विशेष के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो क्रियाशील जनसंख्या है, राइट, वो प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न है और सबसे कम किसमें है, औद्योगिक क्षेत्र में। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील जनसंख्या कार्यरत है प्राथमिक क्षेत्र में, फिर उसके बाद में जो है वो सेवा क्षेत्र में, और सबसे कम किसमें है, द्वितीयक क्षेत्र में है। राइट, अगर हम यहाँ पर देखें पुरुषों की संख्या तो पुरुष जो है वो कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2,01,46,000 जो है वो पुरुष हो, ये इतने पुरुष क्रियाशील है।
अर्थात जो क्रियाशील जनसंख्या है उसका 53.6% पुरुषों की जनसंख्या कार्यशील है। वहीं जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसमें से जो 1,14,27,163 अर्थात 32.6 जो प्रतिशत है वो महिलाओं की संख्या क्रियाशील है। वहीं जो टोटल क्रियाशील जनसंख्या है इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर 82,14,993, अगर आप गौर करें तो कुल जो क्रियाशील जनसंख्या है या कार्यशील जनसंख्या है, जो कुल कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी है? 3,15,74,000। तो 315 टोटल कार्यशील जनसंख्या है जिसमें से लगभग 1 लाख के समथिंग, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 या 1/3 लगभग 1/3 जो जनसंख्या वो किस में है? कृषि में क्या है? कार्यशील है। वहीं 66,30,821 व्यक्ति किस में है? खेतीहर मजदूर है। और वहीं 82.8% ये कौन है? कृषि में कृषक है। और 28.7 जो है वो क्या है? खेतीहर मजदूर है। इसके साथ ही जो कार्यशील जनसंख्या है उसके 6,47,565 जो 4% है वो पारिवारिक उद्योगों से जुड़े हैं, जबकि 24.5% जनसंख्या अन्य कार्यों में संलग्न है। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में व्यवसायिक संरचना को भी पढ़ा। अब अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, राइट, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के जो है कई उपाय हैं, राइट, जिनको हम बहुत अच्छे से एग्जाम्स में लिख सकते हैं, राइट। तो रोकने के जो उपाय हैं उसमें सबसे अधिक मैटर करते हैं वो कौन से उपाय हैं? शासकीय उपाय हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर देखिए एक तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? जागरूकता हो जाएगी। अगर लोग जागरूक होंगे तो वो खुद ही अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसके साथ ही देश में भी जनसंख्या को रोकने के लिए या जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए भी समय समय पर नीतियां बनाई गई हैं। और मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई है। हो सकता है कि ये 11 नंबर में पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि मध्य प्रदेश के लिए चुनौती है, इसके नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश जनसंख्या नीति कितनी प्रभावी है, या मध्य प्रदेश जनसंख्या नीति पर अपना प्रकाश डालिए, राइट। तो इसको समझते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है वो 11 जनवरी 2000 को अनुमोदित की गई थी और कुछ समय बाद लागू की गई थी, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो क्या है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को क्या कर देना? स्थिर कर देना। इसीलिए मध्य प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण जो नीति थी 2000, इसके तहत जो कुल प्रजनन दर है उसको सन 2011 तक 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर किसी देश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, राइट, TFR, अगर ये 2.1 से लेकर 2.5 के बीच में होती है या 2.34, राइट, इतने के बीच में होती है या इससे कम होती है, तो उसकी जो जनसंख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिरीकरण दर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझना, जैसे माता पिता, पेरेंट्स, ये फादर हो जाएंगे, ये मदर हो जाएंगे। अगर इनकी एक संतान होगी तो उससे क्या होगा? जनसंख्या कम हो जाएगी। वहीं अगर फादर मदर की अगर 2 संतानें होंगी, राइट, यहाँ पर जैसे बॉय डॉटर, तो ये क्या हो जाएगी? रिप्लेसेबल आयु हो जाएगी। लेकिन इसको 2 से अधिक हमेशा इसलिए माना जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे भी जनसंख्या में कमी होती है। इसलिए 2.1 से जो 2.5 से अगर हम कहें कम की जनसंख्या है तो वो रिप्लेसेबल जनसंख्या होती है, राइट। और इसीलिए मध्य प्रदेश का TFR जो है उसको 2.1% लाना
है, राइट, जो कि अभी हमारा जो है इससे अधिक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर किसी माता पिता को 2 से अधिक संतान है तो उनको राज्य में चुनाव लड़ने पर क्या कर देना, प्रतिबंध लगा देना है। फिर तीसरा, राज्य में गर्भ निरोधक जो है इस्तेमाल करने वालों की जागरूकता फैलाना है। और अभी मध्य प्रदेश में 42% जो लोग हैं वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं, जिनको 65% लाने तक का लक्ष्य है और जागरूकता बढ़ाना और भी अनिवार्य है इसके तहत। इसके साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है उसको 97 प्रति हजार से घटाकर कितना करना है, 62 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य है, राइट। इसके साथ ही विवाह के लिए न्यूनतम आयु को निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में या विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु है उससे कम आयु में विवाह कराता है तो वह व्यक्ति जो है नौकरियों के लिए उनको अमान्य कर दिया जाएगा, राइट। इसके साथ ही 11 मई 2000 के बाद में जो भी व्यक्ति विवाह करने के बाद में अगर उसकी जैसे 2 से निर्धारित आयु से अगर उसने कम विवाह कर दिया है तो उन पर जो है चुनाव हो जाएंगे, सहकारी संस्था हो जाएंगी, स्थानीय निकायों में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और इसके साथ ही और वर्तमान समय में तो इसको कानूनी अपराध भी घोषित कर दिया गया है, राइट। और जहां कहीं पर भी अगर बाल विवाह होता है तो कलेक्टर एवं प्रशासन वहां पर कार्यवाही करता है एवं कई बार तो जो है वो विवाह को अवैध भी घोषित कर दिया गया है अगर वो जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो निर्धारित आयु है बालकों के लिए 21 वर्ष, बालिकाओं के लिए 18 वर्ष, उससे कम एज में अगर कोई व्यक्ति जो है विवाह कराता है तो उनको इन गतिविधियों के माध्यम से चुनाव लड़ने पर, राइट, रोक लगा देना है। इसके साथ ही 11 मई प्रतिवर्ष जो है वो जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या एवं विकास परिषद एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनसंख्या नीति कार्यक्रम समिति का गठन किया जाएगा। जो जनसंख्या एवं विकास परिषद है और ये जो समिति है ये प्रदेश में नीतियां बनाएंगी, उनको क्रियान्वित करेंगी, कार्यक्रम को संचालित करेंगी ताकि जागरूकता बढ़े और जनसंख्या वृद्धि दर कम हो सके। इसके साथ ही जो नव विवाह हैं, राइट, उनके लिए नव विवाहित क्लब की स्थापना करना ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन में जो वैवाहिक जीवन से संबंधित उनको अनिवार्य रूप से जानकारी दी जा सके ताकि जनसंख्या वृद्धि ना हो। इसके साथ ही जो है प्रजनन जो है जनसंख्या स्थायित्व, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं या संगठन हैं, राइट, उनको सम्मानित करना, उनको पुरस्कारित करना ताकि और बड़ी संख्या में लोग जो हैं जनसंख्या रोकने के लिए मतलब निजी तौर पर जो है वो कैंपेन चलाएं या जागरूकता दें, राइट। अब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या के प्रभाव को पढ़ेंगे, राइट। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, राइट। 5 नंबर में जैसे जनसंख्या का आय पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। इस तरीके से जो इस प्रश्न के सेगमेंट्स हैं वो 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं और जनसंख्या का प्रभाव को 11 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये समझना बहुत ही आसान है कि जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर यदि हमारे परिवार के रूप में हम समझें, यदि हमारे परिवार की एक नियत आय होती है, मंथली सैलरी आती है और वहीं अगर हमारे घर परिवार में अगर 2 या 4 महीने के लिए कोई मेहमान आ जाता है, 1 मेहमान आ जाए, 2 मेहमान आ जाए, तो हम सबको उससे कई प्रकार की समस्या होती हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर है। चूँकि हमारे देश या हमारे मध्य प्रदेश में भी प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, राइट, फिर जो खनिज संसाधन है वो नियत मात्रा में है, राइट। और अगर
उन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुपात में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उजागर होंगी, राइट। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सभी प्राकृतिक साधनों पर दबाव बढ़ेगा, इसके साथ ही प्रदूषण भी बढ़ेगा और कई प्रकार की समस्याएं भी जन्म लेंगी जिनको हम बिंदुओं से समझेंगे, राइट। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ में उनके भरण पोषण के लिए वित्त या प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होती है और ये उनके लिए वित्त संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, ये जुटाना क्या हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है, राइट। दूसरी चीज, अगर राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो राज्य को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास के लिए जो योजनाएं हैं उन पर व्यय करना पड़ेगा। इससे सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए अधिक खर्चा बढ़ जाएगा। इससे जो हमारे देश में औद्योगिक है या सेवा क्षेत्र में जो आधारभूत ढांचा में जो खर्च होना चाहिए उसमें क्या होगी, कटौती होगी, राइट। इसके साथ ही खाद्य समस्या भी उत्पन्न होगी, राइट। तो यहाँ पर खाद्य समस्या हो जाएगी, राइट, खाद्य समस्या बढ़ेगी, राइट, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, इसके साथ ही गरीबी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, राइट, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, राइट, आपराधिक प्रवृत्तियां, राइट, फिर जो राज्य की आय है वो कम हो जाएगी, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा, राइट, जनसंख्या घनत्व बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी डालेंगी जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर जो है खाद्यान्न स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, राइट, बचत कम होगी, फिर जो आश्रित जनसंख्या है उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। फिर जो है जनसंख्या वृद्धि से मूल्य जो है वो वस्तुओं की क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, राइट, सीधी सी बात है, मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन उतने ही तो जैसे डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी, राइट। वहीं पर प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक जो है प्रभाव पड़ेगा तथा उत्पादन कार्य ज़्यादा होंगे, औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा होंगी जिससे वातावरण में अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलेगा, राइट, और राज्य की आय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इनको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा जनसंख्या और राज्य की आय। मैंने पहले भी बताया है कि मध्य प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय अभी भी 1 लाख से कम है। अर्थात अगर हम किसी भी देश की जीडीपी में अगर उस राज्य की या उस देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति क्या प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, राइट। तो अगर हमारे देश की जीडीपी क्या है, नियत है, अर्थात हमारे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन नियत है, राइट, वहीं उत्पादन कार्य भी नियत मान लिया जाए तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो राज्य की आय है वह भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और अगर हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखें तो जैसे जैसे हमारे राज्य की आय कम होगी या प्रति व्यक्ति आय कम होगी वैसे वैसे उस व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होगी। क्रय शक्ति कम होने की वजह से वो अपने शिक्षा पर, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही कम खर्चा कर पाएगा। इसकी वजह से भी मध्य प्रदेश में ना सेवा क्षेत्र में मांग होगी ना द्वितीयक क्षेत्र में मांग होगी। मांग कम होने से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कम होगी, निवेश कम होगा, फलस्वरूप जो है वो आर्थिक विकास की दर भी क्या होगी, कम होगी, राइट। इसके साथ ही जो है वह व्यक्ति शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जब कम खर्च करेगा तो वह भी जो है कौशल
एक तरीके से हम देखें तो उसको कौशल, शिक्षा, प्रशिक्षण ना मिल पाएगा और इस वजह से भी हमारे जो है प्रदेश की उत्पादकता में क्या होगी, कमी होगी। राइट। तो जनसंख्या बढ़ने से एक और जहां पर राज्य की आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी और इन सब चीज़ों से प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से मांग कम होगी, जो कि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर में भी बाधक होगी। राइट। और इसके साथ ही जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह भी क्या होगा, कम कैटेगरी का होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है वो मुहैया नहीं हो पाएंगी। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बेरोजगारी। राइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ही किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय या राज्य की आय में क्या होगी, कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है कि वह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन पर खर्च करने में कटौती करेगा, या फिर हम ये कहें कि मानव संसाधन के विकास के लिए कम वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। और मैंने अभी बताया था कि यदि हमारे देश की जो जनसंख्या है, अगर जनसंख्या का अधिक भाग क्या है, क्रियाशील है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है, तो वह हमारे अर्थव्यवस्था में सहायक होगा और उतनी ही अधिक तेजी से क्या होगी, वृद्धि होगी। और वहीं अगर उसे जॉब नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे वह आश्रित जनसंख्या में क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। राइट। अर्थात अगर आय कम होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन पर क्या होगा, कम खर्च होगा, जिससे हमारा मानव संसाधन में शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण इत्यादि की क्या होगी, कमी होगी। और जब जनसंख्या में कौशल की, शिक्षा की, टेक्निकल स्किल कम होंगी तो स्वाभाविक सी बात है उनको रोजगार मिलने में भी क्या होगी, कमी आएगी। यही कारण है कि इससे हमारे प्रदेश में क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी के क्या दुष्परिणाम होते हैं हम यूनिट 1 में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगली क्या हो जाएगी, खाद्य स्थिति हो जाएगी। राइट। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे खाद्यान्न भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अधिक खाद्यान्न की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और हम हमारे मध्य प्रदेश में इस बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में खनिज, फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, जिससे एक और जहां पर अधिक समय पश्चात जो है मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, अधिक कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। और भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब मृदा, जल, वायु में प्रदूषण बहुत अधिक हो जाएगा और वहीं पर मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है वह भी बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमें खाद्यान्न जो संकट है उससे भी वह भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न जो है वो संकट बढ़ने की संभावना है और भविष्य में मृदा जो है वो जब उर्वरा शक्ति बहुत ही कम हो जाएगी तो फिर तो खाद्यान्न संकट और अधिक होने की संभावना है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या और क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति की जो भी आय होती है उसमें से वो कुछ तो अपने दैनिक जीवन के निर्वहन के लिए खर्च करता है और बाकी का उसको क्या होती है, बचत होती है। अब हमने यूनिट 1 में बहुत अच्छे से समझा था कि कि जब व्यक्ति के पास में बचत होती है तो वो अपना पैसा बैंक में रखता है। बैंक उसको ऋण पे दे देती हैं, ऋण सस्ते होते हैं तो लोग जो है वो खर्च करते हैं और इस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में जो है वो पूंजी प्रवाह बना रहता है। और पूंजी प्रवाह से न केवल निवेश बढ़ता है, मांग बढ़ती है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से वृद्धि करती है। लेकिन यदि अधिक जनसंख्या होगी, जैसे जैसे जनसंख्या अधिक होगी और अधिक जनसंख्या होने के पश्चात यदि बेरोजगारी भी है,
फिर जो श्रम है, बेरोजगारी भी अधिक है, फिर प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, निम्न है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या के भरण पोषण के लिए परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं वो जितना भी आय होगी उनका अधिकांश भाग वो जो है अपने परिवार, अपने ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने परिवार के भरण पोषण पर क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, जिससे बचत क्या होगी, कम होगी। और बचत कम होने से वो एक तरीके से विनियोग भी क्या होगा, कम होगा, जिससे पूंजी प्रवाह जो है वो अर्थव्यवस्था में कम होगा। और इसी वजह से जो जितने भी विकासशील देश होते हैं उनमें पूंजी प्रवाह कम होने से या क्रेडिट फ्लो होने की वजह से भी पूंजी निर्माण की दर क्या होती है, कम होती है। और इस वजह से इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट, अगला हो जाएगा यहाँ पर आश्रित जनसंख्या हो जाएगा। मैंने अभी बताया है कि हमारे देश में यदि जनसंख्या बढ़ रही है और उस अनुपात में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, राइट, उच्च आधुनिक शिक्षा मिल रही है, राइट, उद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो हमारे लिए असेट होगी, अर्थात उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। परंतु जब हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन नियत हैं, राइट, नए रोजगार धंधों की स्थापना नहीं हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य पर या तकनीकी शिक्षा पर कम खर्चा होने की वजह से जो है रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है वो अनुत्पादक हो जाता है। और उसी अनुत्पादक वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और अभी मैंने बताया था जितना अधिक आश्रित जनसंख्या होगी उतनी अधिक बचत कम होगी और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर सर्वत्र अभाव एवं मूल्य की क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। सब अगर हम सर्वत्र अभाव को समझे तो अभाव से क्या तात्पर्य है, हमारे देश में या हमारे प्रदेश में अर्थव्यवस्था में वित्तीय साधन है, खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, मृदा संसाधन, ये नियत अनुपात में है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे हर तरफ क्या होगा, अभाव होगा, राइट। और इसके कारण ही जब अभाव होगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। जब सप्लाई है ही नहीं या हमारे प्राकृतिक संसाधन उतने ही हैं तो उससे मूल वृद्धि की भी क्या होगी, समस्या होगी, राइट। कुल मिलाकर ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो गरीब वर्ग है वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अपने खर्चे तक नहीं निकाल पाएगा और उससे कई बार समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ने की समस्या है। फिर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि दर से उनके भरण पोषण, खान पान के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधाधुंध दोहन किया जाएगा। मृदा, वायु, खनिज संसाधन, राइट, ऊर्जा संसाधन सब का हम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, जिससे हो सकता है भविष्य में भूमि है, जल है, वृक्ष है, इन सब की क्या हो, इन पर सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि के जो है हमने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े हैं, राइट। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो ये भी एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। और जनसंख्या वृद्धि के जो आर्थिक परिणाम है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक परिणाम क्या होंगे या जनसंख्या वृद्धि से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होगी, ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, राइट। अब अगर हम जनसंख्या वृद्धि के अन्य परिणामों की बात करें कि और क्या रिजल्ट होंगे तो उनको भी हम यहाँ पर समझ सकेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम सबसे अधिक तो किस पर होंगे, राइट, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। फिर जो सामाजिक आर्थिक विकास में भी कमी होगी और जनसंख्या वृद्धि से और कई अन्य रिजल्ट निकलेंगे, राइट। संसाधनों पर देखें तो जनसंख्या घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी,
और इस वजह से उस क्षेत्र के जो जितने भी जल संसाधन, वायु संसाधन, मृदा संसाधन, उन पर भी क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, राइट। फिर प्रति व्यक्ति जो है भूमि उपलब्धता में क्या होगी, कमी आएगी, जल उपलब्धता में कमी आएगी। इस वजह से कीटनाशक, रसायन, पेस्टिसाइड का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, सिंचाई का अधिक उपयोग होगा। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा जैसों की जो मिट्टी है वो अनुर्वरक होना प्रारंभ हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो जो भूमि संसाधन है वह भी हमारे देश में घटेंगे या मृदा की उर्वरकता चली जाएगी जो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश घोषणा कर चुके हैं कि 2050 तक भारत तथा मध्य प्रदेश में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, राइट। वहीं पर अगर हम देखें आर्थिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक कारणों में देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आएगी, जिससे और अधिक आश्रित जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, राइट। शिक्षा साक्षरता में भी क्या होगी, कमी होगी, जिससे समाज में नवाचार, कुशलता, राइट, कार्यशैली में आधुनिक रूप से परिवर्तन, इन सब में कमी आएगी, राइट। समाज में जब शिक्षा नहीं होगा, ज्ञान का अभाव होगा, तो आपराधिक प्रवृत्तियां, अंधविश्वास, कई कुरीतियां जो हैं वो जन्म लेंगी और सामाजिक व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। वहीं आवास की भी क्या होगी, कमी होगी, और जो निर्भर जनसंख्या है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अन्य परिणामों में देखें तो लिंगानुपात में जो है विषमता हो जाएगी, राइट। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि होगी, विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी, पर्यावरणीय असंतुलन हो जाएगा, राइट। फिर भौतिकतावादी जो मटेरियलिज्म वर्ल्ड है उसका और अधिक प्रसार होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो एक ओर जो है वो आश्रित वर्ग होगा और दूसरी ओर उत्पादक वर्ग होगा। तो जो उत्पादक वर्ग हैं, या हम कहें कि वर्तमान समय में पूंजीपति, वो अधिक मात्रा में पूंजी कमाएंगे, और वहीं ऊपर जो आश्रित जनसंख्या जिनके पास में उत्पादन के संसाधन नहीं है, वो एक तरीके से जो है आश्रित होंगे। इस वजह से भी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो क्या होगी, और भी अधिक बढ़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर जनसंख्या के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ओवरऑल जो परिणाम है उन पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।